हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। तो बेसिकली साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस है वो हम लोग क्यों यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो साइक्लोट्रॉन से जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट कर सकते हैं, राइट। तो किसी भी पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो साइक्लोट्रॉन में ऐसा क्या है कि जिससे पार्टिकल्स एक्सेलरेट हो जाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होते हैं। तो दोनों को कंबाइन करके जब प्रोड्यूस किया जाता है तब उसको चार्ज एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। अब हम लोग जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, जो भी ई एंड वेक्टर बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड में जो भी चार्ज पार्टिकल आता है वो क्या करना स्टार्ट करता है, सर्कुलर मोशन। तो वहाँ पर उस पार्टिकल के पर्टिकुलर उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि जो भी सर्कुलर मूव करता है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर दो डीज दी गई है, राइट। यहाँ पर एक डीज है, उसकी मिरर इमेज सिमेट्रिकली यहाँ पर दी गई है। अब डीज को हम लोग नाम देंगे D1 एंड D2। ओके, तो यहाँ पर इनको हम लोग डीज बोलेंगे पहले तो। और दूसरी चीज़ कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन इस डीज के बीच आएगा तो वहाँ पर वो मोशन स्टार्ट कर देगा। अब बेसिकली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो हमने दिया ही है, और क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर से प्रोवाइड किया है इस डीज को ऑसिलेटर से कनेक्ट करने के बाद। तो ऑसिलेटर से जब कनेक्ट करेंगे तब डीज में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस कंडीशन में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है ऑसिलेटर की वजह से, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर क्रॉस किए गए, राइट। यहाँ पर डॉट्स है, डॉट्स मतलब कि हमारी तरफ आ रहे हैं जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो, राइट। अब बेसिकली क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, जैसे जैसे यहाँ पर जो भी हमने चार्ज पार्टिकल रखा है, जैसे जैसे उसकी रेडियस बढ़ेगी, राइट, उसकी एनर्जी एक्सेलरेशन के कारण वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो पाथ है वो स्पाइरल है। तो रेडियस बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन मतलब क्या, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होना। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर ये चीज़ बढ़ रही है। अब क्वेश्चन है कि सर्कुलर मोशन तो हो रही है किसकी वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, राइट। तो यहाँ पर ये आगे कैसे बढ़ रहा है, मतलब स्पाइरल आगे कैसे बढ़ रहा है। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो वो एक ही सर्कल को फॉलो करता होना चाहिए, बट यहाँ पर हम लोग ऑसिलेटर की मदद से क्या कर रहे हैं, D1 और D2 को उसका जो चार्जिस है, उसका जो पोटेंशियल है वो हम लोग चेंज कर रहे हैं। जैसे कि पहले टाइम पे D1 पॉजिटिव था, D2 नेगेटिव था, राइट। तो सेकेंड टाइम इंटरवल में हम लोग पूरा उल्टा कर देंगे, जो D1 है उसको नेगेटिव कर देंगे और D2 को पॉजिटिव कर देंगे, राइट। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक प्रोटॉन लिया, राइट, बीच में मैंने एक प्रोटॉन लिया। तो प्रोटॉन क्या करेगा, जब D2 पॉजिटिव होगा तो वहाँ से वो रिपेल होगा, राइट। तो वो सामने चला जाएगा, फिर सामने नेगेटिव की वजह से वो अट्रैक्ट होगा तो वहाँ पर घूमेगा। फिर यहाँ पर हम वापस चेंज करेंगे अगर, तो यहाँ पर अगर हम लोग ये चेंज कर देंगे, यहाँ पर अब क्या होगा, नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो नेगेटिव के में वो अट्रैक्ट होगा, इसीलिए यहाँ पर भी सर्कुलर मोशन करेगा। फिर वापस टाइम इंटरवल में वो चेंज हो जाएंगे। वापस टाइम इंटरवल में यहाँ पर नेगेटिव की जगह अब पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो वापस वो यहाँ पर राइट पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर वापस क्या होगा, हो रहा होगा नेगेटिव।
तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, तो वो अट्रैक्ट होके वापस यहाँ से निकलेगा, फिर वापस वो चेंज होगा, यहाँ पर अभी वापस नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, वापस वो अट्रैक्ट होके, फिर ये चीज़ कंटिन्यूसली चलती रहेगी और लास्ट में लास्ट रेडियस में उसकी एक्सेलरेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हम लोग उसका यूज़ एक गैप में से निकाल कर फिर चार्ज पार्टिकल, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली ये इस तरीके से हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पर जो भी चार्जेस है वो हाफ मतलब कि सेमी सर्कुलर वे में आगे बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ पर डीज के बीच जो भी टाइम इंटरवल रहता है वो बेसिकली होगा t/2, हाफ टाइम इंटरवल होगा। फुल अगर टाइम इंटरवल की बात करें तो वो t होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर फुल फाइंड करना है तो t इज इक्वल टू बेसिकली पीरियडिक टाइम मतलब कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, राइट, इज इक्वल टू उसकी फॉर्मूला अब आएगी 2πm। हमने आगे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों ही फाइंड किया था, राइट, 2πm/qb, तो ये उसकी फॉर्मूला हो जाएगी। अब यहाँ पर मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है साइक्लोट्रॉन की, तो न्यू सी इज इक्वल टू qb/2πm, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होगा, राइट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर मिलेगी। तो न्यू सी को हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल्स हैं वो पोटेंशियल्स हम लोग यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो फ्रीक्वेंसीज़ है उसको हम लोग चेंज करके ऐसे ही रख रहे हैं कि जैसे जो डीज है उस पे पोलरिटी कंटिन्यूसली चेंज हो, मतलब कि हाफ अगर वो मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट तो फिर दूसरे हाफ में उसकी पोलरिटी चेंज हो, तीसरे हाफ में पोलरिटी चेंज हो, चौथे हाफ में पोलरिटी चेंज हो, ऐसे करते करते उसकी पोलरिटी कंटिन्यूसली चेंज होती जाए, राइट। तो यहाँ पर D1 जब पॉजिटिव होता है, जैसे कि मैंने समझाया, D2 नेगेटिव होगा, D2 पॉजिटिव होगा, D1 नेगेटिव होगा, राइट। तो यहाँ पर जो चार्ज है उसके एनर्जी में इंक्रीमेंट होता ही जाता है, राइट। और वो एनर्जी का जो इंक्रीमेंट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होता है, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ कब तक होती रहती है, जब तक कि जो आयन है, राइट, जब तक कि जो आयन है उसकी जो एनर्जी है वो वहाँ पर जो रेडिकल मतलब कि रेडियली जो एनर्जी होनी चाहिए उसके जैसी ना हो जाए, तब तक वो एक्सेलरेट करता ही रहेगा, 1D में से सेकेंड डी में जाता ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पर लास्ट में वो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है और उससे फिर वो बाहर निकल जाता है यहाँ से, राइट। तो अब यहाँ पर मैं फाइंड करूँगा भाई स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल, कि उसकी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड सिंपल v इज इक्वल टू उसकी फॉर्मूला है qbr/m, राइट। पार्टिकल की स्पीड की यहाँ पर ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर मैं जो भी पार्टिकल है उसकी एनर्जी फाइंड करूँगा, राइट। तो पार्टिकल की एनर्जी तो वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के ही फॉर्म में होगी, राइट। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला होगी ½ mv²। अब v की फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे तो ½ m एज इट इज़, राइट। फिर v, तो v मतलब के स्क्वायर के फॉर्म में है, तो स्क्वायर मतलब q², b²r²/m²। अब एक m कैंसिल, तो वहाँ यहाँ पर 1m कैंसिल, तो अब ये फॉर्मूला क्या बचेगी, तो ½ mv² मतलब कि काइनेटिक एनर्जी मतलब कि एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू q² b²r²/2m, राइट। तो ये उसकी एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग इस साइक्लोट्रॉन का यूज़ करके फिर जो भी पार्टिकल्स है उसको एक्सेलरेट करवाएंगे और एक्सेलरेट करवाने से उसकी जो एनर्जी है वो सबसे मैक्सिमम एनर्जी हम लोग गेन कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाएगी।
तो ये था हमारा टॉपिक साइक्लोट्रॉन। हमने यहाँ पर जो पार्टिकल की एनर्जी है उसको हमने बेसिकली यहाँ पर फाइंड किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज। What should the operating magnetic field for accelerating protons if the radius of its Ds is 60 centimeter? What is the kinetic energy in mega electron volt of the proton beam produced by the accelerator? Charge is given, mass of proton is given and mega electron volt value is given. Okay, तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि एक साइक्लोट्रॉन है जिसकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब प्रोटॉन्स को यहाँ पर एक्सेलेरेट करने के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अगर डी की जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर जो एक्सेलरेटर है, राइट, उससे जो भी प्रोटॉन की जो बीम है, राइट, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ओके, तो बेसिकली पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, वही पूछा गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होगी? B इज इक्वल टू 2 पाई m, फिर आता है न्यू, राइट, यहाँ पर ये न्यू होगा। तो न्यू इनटू अपॉन Q। अब अंदर वैल्यूज़ रखेंगे तो इज इक्वल टू, वैल्यूज़ में पहले 2 पाई, राइट, तो 2 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27, राइट, इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो यहाँ पर 10 मेगाहर्ट्ज़ है तो 10⁻7 लिख सकते हैं, अपॉन चार्ज। तो चार्ज यहाँ पर कितना होगा? इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब प्रोटॉन चार्ज, तो वो दोनों ही सेम हो गए, 1.6 इंटू 10⁻19, राइट। तो ये वैल्यूज़ है। अब उसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन से यहाँ पर आंसर मिलेगा 0.66 टेस्ला। ये मिला हमें मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर मैं प्रोटॉन की जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइंड करूँगा। तो प्रोटॉन फाइनल वेलोसिटी तो उसकी फॉर्मूला है वो है R V इज इक्वल टू R रेडियस इंटू 2 पाई न्यू। मतलब कि ये ओमेगा की फॉर्मूला है क्योंकि V की फॉर्मूला R इंटू ओमेगा, राइट। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे तो पहली R मतलब कि रेडियस, तो रेडियस यहाँ पर 0.6, राइट, इंटू 2 इंटू अब पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी? 3.14, राइट। तो 3.14 रखेंगे, 3.14 इंटू न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, राइट, तो फ्रीक्वेंसी है 10⁻7। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर आएगा 3.78 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये उस प्रोटॉन की फाइनल वेलोसिटी। अब प्रोटॉन की एनर्जी भी फाइंड करेंगे। अब स्पीड है तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू हाफ mv², राइट। तो अब उसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो हाफ इंटू मास ऑफ यहाँ पर प्रोटॉन आएगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27, फिर उसकी स्पीड, राइट। तो स्पीड की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है, वो है 3.78 इंटू 10⁻7। तो बेसिकली इंटू 3.78 इंटू 10⁻7 होल स्क्वायर, राइट। अब उसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद वो जो आंसर मिलेगा वो होगा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले हमें आंसर मिलेगा जूल में और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे वैल्यू में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो उसके लिए 1/6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देना है, तो सिंपल हमें आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा जो है वो है फाइनल आंसर 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक है
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, बायो सावर्ट लॉ। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, राइट, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से मिलता है। मतलब कि आफ्टर ऑल जो भी चार्ज मूव होते हैं उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो यहाँ पर करंट की वजह से मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड वो यहाँ पर हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर एलिमेंट है इतना, उस कंडक्टिंग वायर में से आई जितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो वायर है उसमें एक लाइन एलिमेंट एज्यूम करेंगे। लाइन एलिमेंट कैसा होता है, बहुत ही छोटी वैल्यू का होता है। तो यहाँ पर dl जितना लाइन एलिमेंट हमने एज्यूम कर लिया। अब dl जितना लाइन एलिमेंट है और करंट I फ्लो हो रहा है। अब उतने लाइन एलिमेंट के कारण r डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो P पॉइंट है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और वो P पॉइंट यहाँ पर IDL से r डिस्टेंस पे है, राइट। तो वो यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें ध्यान में लेनी है, यहाँ पर जो टेंजेंट है, मतलब कि IDL का जो टेंजेंट है वो उसकी डायरेक्शन दी गई है। तो वो टेंजेंट और हमें जिस पॉइंट पे फाइंड करना है वो, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर दिया गया है, वो है थीटा। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब ये जो डायरेक्शन है टेंजेंट वाली, वो आइडियल की बेसिकली डायरेक्शन है, और आर मतलब कि उस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो दोनों के बीच का यहाँ पर एंगल है थीटा। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो करंट एलिमेंट वो उन दोनों के बीच रिजल्टेंट में मिलेगा। ओके, अब स्टार्ट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड पहले किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। मतलब कि dB, मतलब कि ये जो स्मॉल एलिमेंट था आइडियल, उसकी वजह से P पॉइंट पे मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो dB इज़ डिपेंड प्रोपोर्शनल टू IDL। ये dl वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस वेक्टर r, ये भी एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब अपॉन आर क्यूब, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आइडियल और आर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शन में है और आर के क्यूब के इन्वर्स में है, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो डी बी इज इक्वल टू, अब एक कांस्टेंट आएगा क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी जब कभी भी हम लोग हटाते हैं एक कांस्टेंट लेके आता है, तो म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई, राइट, आई इंटू डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर भी ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि यस अपॉन आर क्यूब वेक्टर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ये जो dB है, dB टर्म वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ आ जाएगी। अब म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई उसको क्या बोलेंगे, तो म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट। तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब ये आपको फर्स्ट चैप्टर की याद दिलाता होगा, जैसे कि के की वैल्यू थी 1/4πε0। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/4πε0 था, के था। बट यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आता है, राइट। तो अब म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, तो उसकी वैल्यू भी फिक्स है। उसकी वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁻⁷, और यूनिट होगा टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, राइट। म्यू ज़ीरो को क्या बोलेंगे, तो म्यू ज़ीरो वो एक कांस्टेंट है और उसको हम लोग बोलेंगे, वो होगा परमिएबिलिटी। उसको हम लोग बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, राइट, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो इसको हम लोग कूलम्स लॉ से कंपेयर कर सकते हैं, राइट। अब हमें दो चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो बायो सावर्ट लॉ है वो
लॉन्ग डिस्टेंस पे भी एप्लीकेबल है, राइट। यहाँ पर जो यहाँ पर लॉ दिया गया है वो स्क्वायर लॉ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर लॉ। ओके, यहाँ पर हम लोग जो प्रोपोर्शनल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने पहले किया था। और सेकंड चीज़ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो स्केलर था, राइट। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर है, आइडियल के साथ वो डिपेंडेंट है। आइडियल मतलब कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, आई इंटू डी एल, राइट। फिर तीसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो सोर्स होते हैं, सोर्स और स्पेस में जो भी पॉइंट्स होते हैं उनके कनेक्शन में जो भी पोजीशन वेक्टर्स होते हैं उनकी डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम चीज़ यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है और इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट है उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा ऐसा? तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो कि आई डी एल क्रॉस वेक्टर आ रहा है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो आई डी एल और आर के परपेंडिकुलर होगी, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड में वही डायरेक्शन थी, बट यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगी और आई डी एल और आर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलने वाला है, राइट। फिर चौथा जो पॉइंट है वो है बायो सावर्ट का जो लॉ है वो एंगल पे डिपेंडेंट है, जैसा कि आइडियल और आर के बीच का जो एंगल है वो, राइट। अब वो जो एंगल है वो साइन थीटा है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर मान लीजिए कि दोनों की ही डायरेक्शन सेम हुई तो थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो होने की वजह से साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो वहाँ पर जो हमारा बेसिकली डीबी है मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड, तो डीबी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वैल्यू ही नहीं है, राइट। तो वो चीज़ हमें ज़ीरो मिल जाएगी। अब मान लीजिए कि मुझे एप्सिलॉन ज़ीरो और म्यू ज़ीरो दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कोई एक नई क्वांटिटी बाहर निकल कर आएगी, वो देखते हैं। तो एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू म्यू ज़ीरो, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 4 पाई से मल्टीप्लाई करवाऊँगा और 4 पाई से डिवाइड करवाऊँगा। तो 4 पाई इज़ मल्टीप्लाई विथ एप्सिलॉन ज़ीरो एंड 4 पाई इज़ डिवाइड विथ म्यू ज़ीरो। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर इज़ इक्वल टू वैल्यूज़ रखेंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो की वैल्यू है 1/9 इंटू 10⁻⁹ एंड म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई की वैल्यू है वो है 10⁻⁻7, राइट। तो ये वैल्यूज़ है उसकी। अब इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1/3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर। अब ये 3 इंटू 10⁸ एक क्वांटिटीज़ की यहाँ पर वैल्यू है और वो है लाइट स्पीड की, तो 1/c², राइट। तो एप्सिलॉन ज़ीरो म्यू ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन हमें देता है 1/c², राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एन एलिमेंट vector delta L is equal to delta x I hat is placed at the origin and carries a large current I is equal to 10 ampere. Figure, what is the magnetic field on the y axis at a distance of 0.5 meter? Delta x is equal to 1 centimeter. Okay, तो पहले तो यहाँ पर एक एलिमेंट दिया गया है, राइट, जो कि हमने यहाँ पर मेन जो ओरिजिन होता है उस पर रखा है। अब उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 10 एम्पियर जितना, राइट। तो उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे मतलब कि वाई एक्सिस पे 0.5 मीटर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। डेल्टा एक्स मतलब कि जो लाइन एलिमेंट लिया है उसकी यहाँ पर वैल्यू 1 सेंटीमीटर लेनी है। तो बेसिकली अब हम लोग जानते हैं बायो सावर्ट लॉ क्या है। तो बायो सावर्ट लॉ को शुरुआत करते हैं यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर डी बी, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो मॉड ऑफ वेक्टर डी बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होगी म्यू ज़ीरो आई डी एल, फंक्शन होगा साइन थीटा, राइट, अपॉन 4 पाई r²। आर डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है, इक्वेटोरियल पॉइंट है तो उसके लिए ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो स्मॉल एलिमेंट है डी एल
उसकी यहाँ पर लेंथ दी गई है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है, तो वो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो 10⁻² मीटर आएगा, राइट। अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट है I इज़ इक्वल टू 10 एम्पियर, राइट। तो 10 एम्पियर जितना करंट। फिर आर मतलब कि यहाँ पर डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे फाइंड कर रहे हैं, तो वो है 0.5 मीटर, राइट। तो 0.5 मीटर। अब सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो डी बी इज इक्वल टू, पहले है म्यू ज़ीरो मतलब 10⁻⁻7 इंटू μ0/4 कंबाइनली 10⁻⁻7, राइट। उसकी वैल्यू ही है। अब करंट कितना है 10 एम्पियर, तो इंटू 10। फिर आता है डी एल 10⁻²। फिर आता है साइन थीटा तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि डेल्टा एक्स की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है और हमें जो फाइंड करना है, जो करंट है वो एक्स एक्सिस में है और हमें फाइंड करना है ऊपर की तरफ, तो दोनों परपेंडिकुलर हुए, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इसकी वजह से यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा डी एल, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पर साइन 91, राइट, तो कुछ नहीं लिखेंगे और नीचे 4πr²। अब 4π तो चला गया आर, तो आर यहाँ पर कितना है, तो वो है 0.5 मीटर, उसका स्क्वायर, तो वो लिखेंगे 2.5 इंटू 10⁻², राइट। अब -2 कैंसिल, अब जो बाकी बचेगा वो लिखेंगे तो इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻8 टेस्ला, राइट। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी जेड एक्सिस। क्यों, क्योंकि हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आई डी एल, राइट। डी एल और आर अगर दोनों, डी एल अगर वाई डायरेक्शन में है, आर अगर एक्स डायरेक्शन में है, राइट, तो हमारा आंसर जेड डायरेक्शन में ही मिलेगा। तो यहाँ पर अगर उसको समझा जाए तो देखो, वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर, राइट। अब इज इक्वल टू, इसको हम लोग वेक्टर डी एल की अगर बात करें तो डेल्टा एक्स यहाँ पर आई हैट होगा, तो डेल्टा एक्स आई हैट, क्योंकि वो एक्स एक्सिस में, क्रॉस वाई इंटू जे हैट, राइट। तो जे हैट क्योंकि वो वाई एक्सिस में है। अब वाई डेल्टा एक्स को कॉमन निकाल लो, वो क्योंकि वो यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है, तो वाई डेल्टा एक्स कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा आई हैट क्रॉस जे हैट, ये बचेगा। अब आई हैट क्रॉस जे हैट वो मिलेगा हमें के हैट, तो वाई डेल्टा एक्स और यहाँ पर आया जाएगा के हैट, क्योंकि वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा जेड एक्सिस में, राइट। नेक्स्ट टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, राइट। तो अब रिंग, सिंपल रिंग की वजह से हमें क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है उसका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि एक रिंग है, उस रिंग में से करंट फ्लो हो रहा है कितना, आई जितना, राइट। अब जब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और हमने उस रिंग को कैसे रखा है, तो वाई जेड प्लेन में रखा है, राइट। तो ऑब्वियसली उस रिंग का जो परपेंडिकुलर होगा वो एक्स एक्सिस में मिलने वाला है। अब वाई जेड प्लेन में रिंग को रखने के बाद हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड विथ द डिस्टेंस ऑफ एक्स ऑन पॉइंट पी, एक्स डिस्टेंस पे और पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, तो मैं स्टार्ट करूँगा दो डायमेट्रिकल पॉइंट को लेकर। डायमेट्रिकल पॉइंट मतलब कि एक पॉइंट मैंने ऊपर एज्यूम किया, दूसरा पॉइंट नीचे एज्यूम कर लिया, उसके सामने एक्सेप्ट। अब ये डायमेट्रिकल पॉइंट पे मैं लाइन एलिमेंट्स एज्यूम करूँगा, डी एल दोनों का ही लाइन एलिमेंट सेम होगा, डी एल जितना, राइट। तो पहले हम लोग पॉइंट्स के बारे में सोचेंगे और फिर पूरे सर्कल पे आएंगे, ओके। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जो भी करंट फ्लो होगा उसकी वजह से इस पॉइंट पे मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा उसकी वजह से इस पॉइंट पे मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, राइट।
तो पहले हम लोग बात करते हैं कि इस पॉइंट के कारण मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है, इस डायरेक्शन में है, राइट, डीबी। डीबी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इस लाइन एलिमेंट से मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। तो डीबी अगर इस डायरेक्शन में है तो मैं उसके प्रोजेक्शंस ले सकता हूँ, एक तो वाई प्रोजेक्शन और एक एक्स प्रोजेक्शन, राइट। तो एक्स प्रोजेक्शन जो है उससे डीबी का जो एंगल है वो थीटा एंगल है, ओके। और यहाँ पर डिस्टेंस एक्स है, बट पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ से उस पॉइंट का डिस्टेंस वो है आर। अब जो भी हमने यहाँ पर रिंग ली है उसका रेडियस है कैपिटल आर। तो ये सब कुछ मिला के मैं बायो सावर्ट लॉ यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो बायो सावर्ट लॉ के हिसाब से यहाँ पर वेक्टर डी बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई पहले आ जाएगा, राइट। तो म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई इंटू आई जो कि स्केलर क्वांटिटी है, फिर आता है मैग्नीट्यूड वेक्टर डी एल, राइट, क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, राइट। अब यहाँ पर जो हमारा आर है, यहाँ पर आर है, तो आर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ट्राइंगल में आर जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो वहाँ पर आर हाइपोटेनियस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाइपोटेनियस की बात अगर करें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। अब मुझे आर क्यूब फाइंड करना है, तो आर क्यूब के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ रखें उससे पहले हम लोग ये जो फॉर्मूला है डी बी वाली उसको सिंप्लीफाई करें। तो मैग्नीट्यूड लूँगा मैं, मॉड ऑफ वेक्टर डी बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई। अब डी एल और आर, तो डी एल इंटू आर साइन थीटा होगा, बट आप देख सकते हो कि डी एल की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमने रिंग को वाई जेड प्लेन में रखा है और आर जा रहा है पी पॉइंट की तरफ। तो साइन 91 तो वो चला गया, तो यहाँ पर बाकी बचा वो लिखेंगे आर क्यूब। अब यहाँ पर एक आर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर रखेंगे। तो फॉर्मूला होगी म्यू ज़ीरो आई डी एल, राइट। यहाँ पर ये चीज़ आएगी 4 पाई, तो नीचे बी अपॉन 4 पाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। तो ये पूरी हमारी फॉर्मूला होगी। तो ये बायो सावर्ट लॉ के तरफ से मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ध्यान में ले सकते हैं और वो है कि डी बी वाई जो ऊपर की तरफ हमें जो प्रोजेक्शन मिल रहा है, तो अगर मैं इस लाइन एलिमेंट की बात करूँ उसके कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर मिलने वाला है, तो वो मिलने वाला है इस तरफ। तो उसके भी दो प्रोजेक्शन होंगे, नीचे की तरफ और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला प्रोजेक्शन दोनों ही एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे क्योंकि दोनों ऑपोजिट है और वैल्यूज़ भी सेम है, राइट। तो सिर्फ हमारे पास कौन सा प्रोजेक्शन बचेगा, तो वो होगा सिर्फ एक्स वाला। तो यहाँ पर सिर्फ एक्स वाला ही प्रोजेक्शन हमें मिल। अब यहाँ पर ये जो एंगल है, राइट, यहाँ पर एक एंगल दिया गया है थीटा। अब उस एंगल के अकॉर्डिंग कॉस थीटा, राइट, तो कॉस थीटा अगर लिखा जाए फॉर्मूला में से तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन फॉर्मूला होगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 1/2, राइट। क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, राइट। यहाँ पर एक्चुअली वो एंगल यहाँ पर मिलने वाला है थीटा। तो आर अपॉन जो आर है वो स्मॉल आर, राइट। तो अब हमारे पास सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट ही है डी बी एक्स। तो वहाँ पर अगर टोटल डी बी एक्स फाइंड करना हो तो डी बी एक्स इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई डी एल अपॉन 4 पाई, राइट, इनटू आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, राइट।
ये चीज़ यहाँ पर हमें मिलेगी। ये सिर्फ एक्स कंपोनेंट है। ओके, तो यहाँ पर हमने डायमेट्रिकल पॉइंट फाइंड करके उसके एक्स कंपोनेंट फाइंड किए, पूरे एक्स कंपोनेंट, राइट। अब यहाँ पर हमें पूरा मतलब कि पूरे सर्कल के कारण मिलने वाला जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, वो फाइंड करना है। तो बेसिकली अगर हम इस फॉर्मूला की बात करें तो उस फॉर्मूला में जो dl था, dl की फॉर्मूला थी इज इक्वल टू 2πr, राइट। अब dl की वैल्यू उस फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मिलेगा वेक्टर b इज इक्वल टू बी एक्स आई हैट, राइट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। तो इज इक्वल टू बी एक्स मतलब कि म्यू ज़ीरो आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, राइट, इंटू आई हैट, क्योंकि एक्स एक्सिस में मिल रहा है। अब इसको हम लोग सिर्फ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे सेंटर पे फाइंड करना है जो भी हमारा रिंग है उसके सेंटर पे मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्स पूरा डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो तब हमारी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी बी ओ ऑन सेंटर इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2r, राइट। तो वो सेंटर पे मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ओके, अब मान लो कि कोई हमारे पास रिंग है और उस रिंग में से मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर रिंग में से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो रिंग में एक करंट की पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, राइट। तो उस करंट की डायरेक्शन में हमारी जो फिंगर्स है उसको सेट कर देना है। तो इसीलिए यहाँ पर फिंगर्स को ऐसे सेट किया गया है और हमारा अंगूठा जो भी डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है तब वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहाँ पर हमारा अंगूठा ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमें ऊपर की तरफ मिलेगी और जो उंगलियाँ है वो रिप्रेजेंट करती है करंट की डायरेक्शन को, राइट। तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में a straight wire carrying a current of 12 ampere is bent into a semicircular arc of radius 2 cm as shown in figure A. Consider the magnetic field vector B at the center of the arc. What is the magnetic field due to the straight segment? Right. Okay. तो पहला हमें पूछा गया है कि यहाँ पर एक तो सेमी सर्कुलर वायर जैसा दिया गया है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, राइट। अब पहला क्वेश्चन है कि जो भी स्ट्रेट वायर्स है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा। तो यहाँ पर उसके हिसाब से अगर फॉर्मूला लिखी जाए तो वेक्टर डीएल एक लाइन एलिमेंट है क्रॉस वेक्टर आर। तो हमें जो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड करना है कहाँ पर, तो इस पॉइंट पे, मतलब कि जो भी हमारा पर्टिकुलर जो आर्क है उसके सेंटर पे हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट की डायरेक्शन ये है और उसी डायरेक्शन में आर भी है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो साइन ज़ीरो हो जाएगा। साइन ज़ीरो ज़ीरो तो यहाँ पर इज इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी स्ट्रेट वायर है उसके कारण कोई भी करंट, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलने वाला, राइट। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू वेक्टर बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड इन व्हाट वे डज इट रिसेंबल्स। तो जो सेमी सर्कुलर आर्क है उसके कारण मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड और जो सर्कुलर है, राइट, उसके कारण मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक दूसरे से अलग अलग मिलेंगे वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो पहले तो वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल होंगे तो यहाँ पर आंसर ज़ीरो होगा, राइट। तो अगर यहाँ पर डीएल और आर सर्कुलर लूप की अगर बात करें, जो आर्क है उसकी अगर बात करें तो उसके कारण
जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो अंदर की तरफ होगा इस सेंटर पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर पे अंदर की तरफ होगा। बट अगर मैं सेमी सर्कुलर की बात करूँ तो सेमी सर्कुलर में हमें मैग्नेटिक फील्ड हाफ मिलेगा। अगर मैं पूरा सर्कल एज्यूम करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड पूरा मिलेगा। अगर मैं सेमी सर्कल एज्यूम करूँगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे हाफ मिलेगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमें मिलने वाली है 1.9 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, राइट। और वो हमें अंदर की तरफ मिलेगा, मतलब कि क्रॉस साइन आएगी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो फिगर में दिया गया है, फिगर बी में, तो उसमें जो भी वायर है उसी रेडियस का बट ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग करंट को यहाँ पर एज्यूम करें, राइट, यहाँ पर करंट आई थिंक हाँ सेम डायरेक्शन में, बट जो हमने आर्क लिया है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या मिलेगा, राइट। तो अगर हम लोग अगेन राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो राइट हैंड थंब रूल की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो हमारी तरफ आता हुआ होगा। ऊपर के आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, बट नीचे के आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ आएगा। तो यहाँ पर थर्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। वेक्टर बी इज अपोजिट नाउ, राइट। तो ये आंसर हमें यहाँ पर मिलने वाला है।